कल से सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो खदशा जाहिर किया जा रहा था, आज वो खदशा जो है उसको मजीद तकवीत मिलती हुई नजर आई है, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब ने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो आइन का आर्टिकल 63A है उसकी तशरीह से मुतल्लक हुकूमत की तरफ से भिजवाया गया जो सदारती रेफरेंस है उसकी समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया है। और ये बेंच अपनी तश्कील के साथ ही मुतनाज़ा हो चुका है, क्योंकि इसके ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान भर से कानूनदान जो है वो तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि हमारे ज़राए के मुताबिक एक अहम सियासी जमात ने भी इस बेंच के ऊपर तनकीद कह लें, तहफ़्फ़ुज़ात कह लें या अदम एतमाद कह लें, वो ज़ाहिर किया है। वो कौन सी सियासी जमात है इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा, इस बेंच में शामिल कौन से जज साहबान हैं जिनकी वजह से ये बेंच की तश्कील जो है वो मुतनाज़ा हुई है। उन जज साहबान का गुज़श्ता 3-4 बरसों में सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज ऐसे कौन से फैसले हैं जिसकी वजह से ये तासुर उभर रहा है कि ये जज साहबान जो हैं बज़ाहिर तहरीक इंसाफ की गिरती हुई हुकूमत को कोई ना कोई सहारा देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो सबसे तीसरा अहम पहलू इस हुकूमत को बचाने के लिए ये जो लाठियां, ये जो कंधे और ये चीज़ें फराहम करने की कोशिश की जा रही है, इसका एक इनडायरेक्ट जो बेनिफिट है या इसका जो असर है वो मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर भी पड़ेगा। इसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब से ये तवक्को की जा रही थी कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद साहब की तरह उनके ऊपर ऐसा कोई एतराज़ नहीं उठेगा कि वो बेंच की तश्कील के मामले के अंदर कोई पसंद नापसंद का अमल जो है वो दोहराते हैं, या फिर ऐसे जज साहबान को बेंच के अंदर शामिल करते हैं जो या तो बहुत ही ज़्यादा जूनियर हैं या इसके अलावा वो जज साहबान नहीं हैं जिनके आइनी अमूर की तशरीह के हवाले से फैसले जो है वो पाकिस्तान की आइनी जो जूरिस्प्रूडेंस है उसमें अहमियत के हामिल हैं या उनको कदर की नज़र से देखा जाता है। लेकिन बदकिस्मती से चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब की तरफ से जो 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है उसके ऊपर वकला कम्युनिटी और पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं वो नेक शगुन कह लें या अच्छी तवक्कुआत जो हैं उसका इजहार नहीं कर रही। और जो पाकिस्तान की सिविलियन फोर्सेस हैं उनको जो सुप्रीम कोर्ट से साकिब नसार साहब के दौर से शुरू होने वाली सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वही तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो अब दोबारा मिस्टर जस्टिस उमरताब बंदयाल की सरबराही में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया है उसकी सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब खुद करेंगे। और दूसरे नंबर पे मिस्टर जस्टिस इजाजुल हसन साहब जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा हैं। तीसरे नंबर के ऊपर मज़हर आलम मियाँ खेल साहब हैं। चौथे नंबर के ऊपर मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं। और 5वें नंबर के ऊपर जमाल खान मंदोखेल साहब जो हैं उनको इस बेंच में शामिल किया गया है। पहले इस बेंच के कुछ जो जज साहबान हैं उनका माजी का पस मंज़र देख लेते हैं कि उनके फैसले कितने तहरीक इंसाफ के हक में रहे हैं और कितने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ रहे हैं, और उनके कितने फैसले जो हैं वो रियासत के हक में रहे हैं या जो बाअसर पाकिस्तान की कुव्वतें हैं उनके हक में रहे हैं, और कितने जो हैं वो बाअसर कुव्वतों के ख़िलाफ़ रहे हैं। अगर हम मिस्टर जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब से शुरू करें तो जो DHA का DHA बलोचिस्तान का केस था उसकी 5 रुकनी जो फुल कोर्ट थी बलोचिस्तान की, उन्होंने DHA की कुछ दफात को आइन से मुतसादम करार दिया था और DHA को लैंड एक्विजिशन से बाबत जो काम था वो रोकने का हुक्म दिया था। लेकिन फौरी तौर के ऊपर DHA सुप्रीम कोर्ट आई तो ना सिर्फ वो फुल कोर्ट की जजमेंट जो है वो सस्पेंड कर दी गई, बल्कि DHA को उसके काम का जो इजाज़त जो है वो भी दे दी गई, और वो ऑर्डर भी मिस्टर जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब की तरफ से जारी किया गया था। वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल ये इख्तियार है कि वो किसी भी अपील के ऊपर कोई भी फैसला जो है वो जारी कर सकती है। लेकिन कुछ फैसले पाकिस्तान की तारीख में, चूँकि पाकिस्तान की अदालती तारीख भी एक मौजूद है कि इन्होंने हमेशा ही जज साहबान ने बाज़-औक़ात जो है वो आमरों के कहने के ऊपर सिविलियन फोर्सेस के ख़िलाफ़ या सियासी जमातों के ख़िलाफ़ फैसले किए हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान की मौजूदा अदलिया के ऊपर भी जब भी कोई अहम केस आता है तो बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठना शुरू हो जाते हैं। और अभी जैसे ही ये बेंच जो है इसकी फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन सामने आया, वो रोस्टर जो है वो सामने आया,
तो उसके साथ ही इसके ऊपर एतराज़ात जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं और आप शाम तक देखेंगे इसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात जो हैं वो भी सामने आएंगे। इसके अलावा आप पनामा गेट का मामला देख लें और सबसे ज़्यादा मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया था हुकूमत ने, उसकी फेट देख लें। उसमें भी मिस्टर जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब ने बहुत ही खींच कर जो है वो नजरसानी की दरख्वास्त में पहले मेन पिटीशन का फैसला और उसके बाद फिर नजरसानी की दरख्वास्त में जो फैसला दिया वो बिल्कुल बज़ाहिर ये लगता है कि वो एक धक्के से फैसला किया गया और उसके अंदर वो रिपोर्ट भी डिस्कस कर दी गई रिव्यू के अंदर, जो रिपोर्ट कभी रिकॉर्ड के ऊपर आई ही नहीं थी। लेकिन बहरहाल अब वो फैसला आ चुका है, इसलिए उसके ऊपर जो भी बात कर ली जाए वो एक किस्सा पारीना है, उसका कुछ नहीं बनेगा। फिर उसके अलावा इजाजुल हसन साहब, सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर जस्टिस इजाजुल हसन साहब का भी एक जो है वो माजी है। उनके भी माजी के अगर हुकूमत की हमायत में केसेस उठाकर देखें तो मिस्टर जस्टिस इजाजुल हसन साहब जो हैं, ये मुनाल का भी आप रिसेंटली केस देख लें कि किस तरीके से मुनाल को जो है वो रिलीफ फराहम किया गया। फिर आप जो पनामा केस है उसके सुपरवाइजरी जज रहे हैं मिस्टर जस्टिस इजाजुल हसन साहब और उसकी निगरानी करते रहे हैं और इसकी भी पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर कोई मिसाल नहीं मिलती, लेकिन इसके बावजूद उनको जो है वो हिस्सा बनाया गया है इस बेंच का। और उसके बाद ये यहाँ पर साद रिजवी साहब की नज़रबंदी के हवाले से केस के का तो मैं ऐनी शाहिद हूँ कि उस बेंच की सरबराही मिस्टर जस्टिस इजाजुल हसन साहब कर रहे थे और उन्होंने ऑर्डर तहरीर करवाया और उस ऑर्डर के अंदर जो साद रिजवी के वकील थे बुरहान मोअज़्ज़म मलिक एडवोकेट साहब, उनसे मंसूब करते हुए बिल्कुल टोटल गलत बात जो है वो उनके कंधे के ऊपर रखकर ऑर्डर जो है वो पास कर दिया। हालांकि बुरहान मोअज़्ज़म साहब ने कोई कॉन्सेंट दी ही नहीं थी कि साद रिजवी का केस जो है वो नीचे रिमांड कर दिया जाए, लेकिन चूंकि उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत जो है वो साद रिजवी के पीछे चढ़ी हुई थी और इसलिए ये तासुर जो है वो उस फैसले के बाद सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट ने बादियो नज़र के अंदर रियासत को और इमरान खान की हुकूमत को दोनों को जो है वो रिलीफ फराहम किया। और फिर जब से साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस साकिब निसार साहब सुप्रीम कोर्ट को हेड किया उन्होंने, और उसके बाद से लेके ऑनवर्ड जब भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सबसे ज्यादा तनकीद जो है वो उस दौर से ही शुरू होती आ रही है और उसकी भी तमाम जायज जो है वो वजूहात हैं कि साकिब निसार साहब के दौर में जितने भी मुतनाज़ा फैसले जो हैं वो किए गए, चाहे वो बुनियादी अवामी हकूक के खिलाफ थे या सियासतदानों के खिलाफ थे या वो आइन की गलत तशरीह के हवाले से थे, उसमें अहम बेंचों में मिस्टर जस्टिस इजाजुल हसन साहब जो हैं वो उसका हिस्सा रहे हैं। और फिर मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के बारे में तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ये एक जूनियर तरीन जज थे और इनको मिस्टर जस्टिस साकिब निसार साहब जो हैं उन्होंने आउट ऑफ टर्न जो है वो सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया। और फिर आप उसके बाद से देख लें आगे जो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से जितने भी अहम मुकदमात में मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की ऑब्जर्वेशंस आती हैं या फैसले आते हैं वो सबके सामने हैं। अभी जो कल इन्होंने सदारती रेफरेंस और उसके सुप्रीम कोर्ट की बार के अंदर जो ऑब्जर्वेशन दी कि इंफरादी वोट की कोई हैसियत नहीं है, बल्कि वो जो वोट है वो पार्टी की अमानत होता है, उस वैसे तो मेरी ज़ाती राय के अंदर और मेरी ज़ाती मालूमात के मुताबिक कि इस पैरा में उन्होंने बात नहीं की, लेकिन अगर इस बात को दुरुस्त भी समझा जाए तो ये बात बड़ी ही हैरानकुन है कि ओवरऑल ही ये सदारती रेफरेंस जो है इसको टेकअप करना जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को दोबारा से तनकीद की जद में और तनाज़े की जद में डाला है। क्योंकि माजी में हमने देखा है कि जब मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस आया तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के कंधे के ऊपर रखकर मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा का मीडिया ट्रायल किया गया और उसके अंदर कोई जान नहीं थी, कोई सबूत नहीं था, लेकिन इसके बावजूद हमारे काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने इमरान खान की हुकूमत को बाकायदा पूरा प्लेटफॉर्म फराहम किया कि वो अपने मुखालफ जो जस्टिस काजी फायज ईसा है उनका दबाकर मीडिया ट्रायल जो है वो कर लें। और उसके बाद फिर हमने सेनेट के ओपन बैलेटिंग के का जो रेफरेंस आया था उसमें भी देखा कि हमने के सुप्रीम कोर्ट के तकरीबन इन्हीं जज साहबान ने भरपूर कोशिश की कि किसी तरीके से इमरान खान की हुकूमत को जो है वो रिलीफ फराहम कर दिया जाए और कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकाला जाए। रोजाना चीफ इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में तलब करके दबके मारे जाते थे, डराया जाता था, धमकाया जाता था। वो तो भला हो चीफ इलेक्शन कमीशन का कि वो आइन की ताकत के साथ डटकर खड़े हो गए और इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को वो सेनेट की ओपन बैलेटिंग का जो रेफरेंस है उसको वापस करना पड़ा और उसकी जजमेंट पढ़े और उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच ने जो जजमेंट रेफर की वो भी जो पाकिस्तान के कानूनदान है और आइनदान है वो अपनी मिसाल आप है वो सेनेट का ओपन बैलेटिंग का जो फैसला है
कि किस तरह से लूले लंगड़े फैसले जो है वो जोड़कर जो है वो बाज़ औक़ात रियासत और हुकूमतों को जो है वो नजरिया ज़रूरत के तहत फ्राहम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसमें भी इमरान खान की हुकूमत को मुंह की खानी पड़ी। और अब जब इमरान खान की हुकूमत बिल्कुल ओपन एंड शट अखलाकी तौर के ऊपर भी खत्म हो चुकी है, तो उसको एक रास्ता फराहम करने के लिए, बज़ाहिर ये लग रहा है कि रास्ता फराहम करने के लिए, कंधा फराहम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कौम का वक़्त ज़ाया करने के लिए ये रेफरेंस जो है वो टेकअप किया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान के पूरे निज़ाम अदल के अंदर लाखों की तादाद में गरीब साइलिन के मुकदमात जो हैं वो ज़ेरे इल्तवा हैं, जिनको तरजीह दी जानी चाहिए, और इस तरह की हर तरह के सियासी मुकदमे को पहली फुर्सत के अंदर जो है वो फारिग किया जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि हमारी अदलिया जो है वो बिल्कुल इस बात के ऊपर में कोई आर महसूस नहीं करती कि वो जो आम साइलिन का हक है वो गैर ज़रूरी सियासी मुकदमात में जो है वो सर्व कर देती है। ये हमारे तमाम काबिल एहतराम जज साहबान जो हैं, ये सारा तनख्वाहें, सारी मराद जो हैं वो इस गरीब अवाम के टैक्सों के पैसे से लेते हैं, लेकिन इस गरीब अवाम के मुकदमात जो है उनको उनके फैसले करने के लिए हमारे इन जज साहबान के पास वक़्त नहीं है। लेकिन एक ऐसा सदारती रेफरेंस जिसमें कोई अभाम नहीं है, जिसमें कोई कानूनी सवाल मौजूद नहीं है, इलेक्शन का पूरा प्रोसीजर मौजूद है, आइन का आर्टिकल 63A बहुत ज़्यादा वाज़ह तौर के ऊपर मौजूद है, उसके बाबत तकरीबन फैसले जो हैं वो बड़े वाज़ह तौर के ऊपर मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कौम के पैसा, टैक्सों का पैसा ज़ाया करने के लिए और साइलिन के, गरीब साइलिन के मुकदमात के ऊपर तरजीह देने के लिए इस सदारती रेफरेंस को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया है। और अपोजिशन के हल्के ये इस बात को ये समझ रहे हैं कि ये बेंच की कंपोजिशन जो है वो मुतनाज़ा है, क्योंकि इसके अंदर जो जज साहबान शामिल हैं उनकी अक्सरियत जो है वो माजी के फैसलों की रोशनी में, माजी के ऑब्जर्वेशंस की रोशनी में, माजी के ट्रैक रिकॉर्ड की रोशनी में लगता है कि वो तहरीक इंसाफ के हक में कोई ना कोई नजरिया ज़रूरत पैदा करने की कोशिश की रहेगी। और इसीलिए सुप्रीम अपोजिशन की एक बड़ी जमात जो है वो इस बेंच के ऊपर अदम एतमाद जो है वो करने जा रही है। और बहुत सारे जो सीनियर अपोजिशन एक सियासी जमात के जो वकला हैं वो बिल्कुल इस बात के ऊपर राजी नहीं है कि वो इतने मुतनाज़ा बेंच के सामने जो है वो पेश हों, और उसके ऊपर मुशावरत वो कर रहे हैं। मुमकिन है कि अपोजिशन जमातों की तरफ से सदारती रेफरेंस की समाअत के लिए लार्जर बेंच, फुल कोर्ट जो है वो बनाने की दरख्वास्त जो है वो दी जाए, क्योंकि बाजार भी ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर बंदयाल साहब को ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के बाकी सीनियर तरीन जज साहबान हैं उनको नजरअंदाज करके उन जज साहबान को जो है वो बेंच के अंदर शामिल कर रहे हैं, जिनके ऊपर पहले ही माजी के अंदर जो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी है, वकला है, उन्होंने उंगलियां उठाई हैं और वो तनाजात की जद में रहे हैं। और उनकी एक खास करके मिस्टर जस्टिस इजाजुल हसन साहब की तो मुस्लिम लीग नून के हवाले से एक बड़ा खुला किस्म का उनका तासुब जो है वो मौजूद है, और वो निगरानी करते रहे हैं नून लीग के खिलाफ केसेस के फैसले में, तो वो कैसे इंडिपेंडेंट माइंड होकर फैसले जो है वो दे सकते हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो जजेस की पॉलिटिक्स के अंदर गुज़श्ता 2, 2.5, 3 वर्षों से ज़ेरे बहस है, वो जजेस की अंदरूनी सियासत भी है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान भी ये समझते हैं कि मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा को निकालने के लिए मौजूदा रजीम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमरान खान जैसा पपड़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इमरान खान ने जिस शख्सियत को वादा किया हुआ है कि उनको मुस्तकबिल के अंदर एक बड़ा ओहदा लाजमी दिया जाएगा, तो चाहे वो जितने भी जूनियर हैं उनको तैनात किया जाएगा। और अगर ये रजीम चेंज हो जाती है, इमरान खान का वादा किसी तरीके से टूट जाता है, तो फिर मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा को सुप्रीम कोर्ट से निकालना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस हुकूमत को कंधा फराहम करने का एक तशरीह कह लें आप, एक इनडायरेक्ट मतलब कह लें आप, वो ये भी निकाला जा रहा है कि इस हुकूमत को कंधा फराहम करने की इसलिए भी कोशिश हो रही है कि ताकि मुस्तकबिल के अंदर ये जो क्यूरेटिव पटिशंस और दूसरा सदारती रेफरेंस और एक जो बहुत सारे यूट्यूबर्स जिनको बाकायदा से जो आइन की दुश्मन कुव्वतें हैं वहाँ से फीडिंग मिलती है, उनकी किरदार कुशी जो है वो रुक जाएगी और वो मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा को जो है वो कवर अप जो है वो नहीं कर सकेंगे। आज के दिन तक बावजूद इसके कि मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा का केस जो है वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन बन चुका है, इसके बावजूद आज के दिन तक जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे ज़राए इस बात की अक्सर तस्दीक करते हैं कि मुशावरतें होती हैं, बहस होती है कि किस तरीके से कोई ना कोई नया रास्ता, नया कानून, नई बात, नई वजह जो है वो टेकअप की जाए ताकि मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर जो है वो दोबारा हमला किया जा सके। इसलिए
भी ये बेंच जो है वो मुतनाज़ा है कि अगर ये बेंच इमरान खान की बिल्कुल फारिग हुई हुकूमत को कंधा फराहम करने की कोई भी कोशिश करता है या जानबूझकर आइन के अंदर किसी किस्म की मुदाखलत करने की कोशिश करता है, तो ये फिर पाकिस्तान की तारीख में पहला ऐसा वाक़या होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने किसी फैसले के जरिए आइन के अंदर तरमीम करने की कोई बात जो है वो करती है। बहरहाल एक जो वकला का या सिविल सोसाइटी का सेक्शन है वो इस बात की तवक्को ज़ाहिर कर रहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो फुल कोर्ट लाजमी तौर के ऊपर बनाएंगे, क्योंकि मौजूदा बेंच जो है ये मुतनाज़ा है और इससे जो पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें हैं जो गुज़श्ता 2-3 बरसों से सिविलियन सुपरमेसी की जिद्दोजहद कर रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बेंच के ऊपर, और इसलिए ये ज़रूरी है कि फुल कोर्ट रेफरेंस जो है वो बनाया जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये तासुर ख़त्म हो सके कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी एक सियासी जमात के लिए काम कर रही है। क्योंकि साकिब निसार साहब के दौर से लेके आज के दिन तक मैं बड़े अदब से ये एतराज़ कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ये अपना तासुर ख़त्म नहीं कर सकी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बतौर आलाकार जो है वो इस्तेमाल नहीं, सुप्रीम कोर्ट पूरी नहीं, चंद जज साहबान जो है वो बतौर आलाकार जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रहे। हमने बड़े जिन भी फैसलों का जायजा लें तो बड़े क्वेश्चन जो है वो उठते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ के केस के अंदर जो असूल अपनाती है, इमरान खान को सादिक और अमीन करार देते हुए वो असूल जो है वो क्यों नहीं अपनाए गए। और बहुत सारी एक लंबी तफसील है उन मुतनाज़ा फैसलों की जिनमें मौजूदा जज साहबान का हिस्सा रहे हैं और अब फिर वो इमरान खान की हुकूमत को जो है वो रास्ता फराहम करने के लिए, कंधा फराहम करने के लिए इस बेंच में शामिल कर लिए गए हैं। इसलिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब से तवक्को तो यही थी कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के निज़ाम अदल के अंदर रिफॉर्म्स के हवाले से जंगी बुनियादों के ऊपर इकदाम करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस बेंच ये पहला टेस्ट था मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब का, और इस टेस्ट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगला जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब का दौर जो है वो कैसा गुजरेगा। देखते हैं कि 24 मार्च को अपोजिशन जमातें, वकला, सिविल सोसाइटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस 5 रुकनी बेंच के सामने क्या मौक़िफ़ लेकर जाती है।